हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 12th बीए का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसका पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने संचालन किसे कहते हैं यह जाना था, संचालन के महत्व को जाना था और संचालन का स्वरूप कैसा होता है ये देखा था। अभी हम देखेंगे कि संचालन विज्ञान है, कला है और व्यवसाय है। मतलब संचालन को विज्ञान भी कहा जाता है, कला भी कहा जाता है और व्यवसाय भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे संचालन एक विज्ञान है। विज्ञान अर्थात कि जिसमें कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हो और वह उसी के आधार पर कार्य करे, तो ये क्या कहलाता है, विज्ञान। तो विज्ञान की ही तरह संचालन में भी कुछ फिक्स नियम और सिद्धांत होते हैं और संचालन की प्रक्रिया जो है उसी के आधार पर कार्य करती है। इसलिए संचालन को विज्ञान भी कहा जाता है। अब संचालन को कला भी कहते हैं। कला अर्थात कि किसी भी कार्य को करने की जो निपुणता या कौशल होता है उसे क्या कहा जाता है, कला। लेकिन इस कौशल का उपयोग करने के लिए उस कार्य का सैद्धांतिक ज्ञान भी व्यक्ति के पास होना आवश्यक होता है। संचालन संबंधी नियमों और सिद्धांतों का व्यवहार में उपयोग करते समय व्यक्तिगत कुशलता, सूझ और चतुराई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सिद्धांतों का मात्र पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। इस ज्ञान का उपयोग करने के लिए टेक्निकल कला भी उतनी ही आवश्यक होती है जितना विज्ञान। संचालन को अपनी व्यक्तिगत कुशलता और योग्यता के अनुसार आवश्यक परिवर्तन समय समय पर करने पड़ते हैं। डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने कहा है कि कला व्यक्ति को काम करना सिखाती है। आर्ट टीचेस वन टू डू। संचालन मात्र विज्ञान नहीं है या फिर सिर्फ कला भी नहीं है, संचालन विज्ञान भी है और कला भी है। मतलब इन दोनों का सुंदर समन्वय है। इसलिए हम कह सकते हैं या ऐसा कहा जा सकता है कि संचालन ही भौतिक शास्त्र जैसा शुद्ध विज्ञान है, न कि शिल्प जैसी शुद्ध कला। नेक्स्ट हम देखेंगे संचालन एक व्यवसाय है। व्यवसाय मीन्स व्यापार। तो किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समस्त समाज को दिया जाए और बदले में समाज के पास से फीस ली जाए, तो ऐसी प्रवृत्ति को व्यवसाय हम कहते हैं। डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, चार्टर अकाउंटेंट हो गए, इंजीनियर, ये सभी व्यक्ति क्या कहलाते हैं, व्यवसायी व्यक्ति कहलाते हैं। उपयुक्त व्यक्तियों का व्यवसाय ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसमें सामान्य रूप से निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। अब इनमें कुछ खास लक्षण हमें दिखाई देते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, व्यवसायी व्यक्ति कहलाते हैं। सबसे पहले विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता। अब भाई अगर व्यवसायी व्यक्ति कहलाना है तो इसमें क्या होनी चाहिए, कुछ खास प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि LLB किया हुआ व्यक्ति, MBBS किया हुआ, MD डॉक्टर या MS डॉक्टर, ये सारी जो उपाधियाँ प्राप्त की होगी तो ये व्यक्ति क्या कहलाएंगे, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति कहलाएंगे। नेक्स्ट है ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। प्रत्येक व्यवसाय की तरह संचालन में भी अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण ज्ञान में वृद्धि और संशोधन होता है। थर्ड है व्यवसायिक मंडल। विविध व्यवसाय के क्षेत्रों में जिस प्रकार मंडल होते हैं उसी प्रकार संचालन के क्षेत्र में भी मंडल होते हैं, जो संचालन का शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। भारत में संचालन का शिक्षण देने वाली संस्था IIM है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। यह संस्था संचालन के व्यवसाय का विकास करने का कार्य करती है। अब यह संस्था क्या कार्य कर रही है, व्यवसाय का विकास करने के लिए सदा कार्यरत है। नेक्स्ट है आचार संहिता का पालन। प्रत्येक व्यावसायिक मंडल अपने व्यवसाय के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करते हैं। प्रत्येक सदस्य को उसका पालन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है नैतिक दायित्व। व्यवसाय में नैतिक दायित्व महत्वपूर्ण होने से कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति
निष्ठावान रहकर नैतिक दायित्व निभाए, यह आवश्यक है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यवसाय में मुवक्किल की जानकारी प्रकट न करना और उसके प्रति वफादार रहना। इन सभी लक्षणों को देखते हुए संचालन यह व्यवसाय के रूप में क्या है, विकसित हो रहा है, जिसका लाभ व्यक्ति, समाज और संपूर्ण राष्ट्र को होता है। मतलब ये सभी गुण व्यवसाय व्यक्ति में होने चाहिए कि उसमें एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, उसके ज्ञान में लगातार वृद्धि होती रहनी चाहिए, लगातार संशोधन करते रहना चाहिए, व्यावसायिक मंडल से जुड़ा होना चाहिए, आचार संहिता का पालन उसे सदा करना चाहिए और नैतिक जो दायित्व है उन्हें भली भांति निभाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो गुण है जिसकी वजह से व्यक्ति क्या कहलाते हैं, व्यवसाय व्यक्ति कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे संचालन के जो है वह स्तर, विविध स्तरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो संचालन के 3 स्तर हैं। देखिए, जब तक व्यावसायिक इकाई का कद सीमित होता है तब तक मालिक स्वयं ही इकाई के सभी कार्य कर सकता है, परंतु व्यावसायिक इकाई के कद में वृद्धि होती है तब कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। उच्च अधिकारी अपने सभी अधीनस्थों की सीधी देखरेख नहीं कर सकता, मतलब जो मालिक है वह अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं सभी के ऊपर देखरेख रख सकता है क्या, नहीं रख सकता है। तो जिसके लिए क्या कर दिए जाते हैं, अधिकार को सौंप दिया जाता है, अधिकारों को सौंपना पड़ता है। अधिकार सौंपने के कारण संचालन के विविध स्तरों का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। वह स्तर जितने अधिक हो उतने ही खर्च में क्या होगी, वृद्धि होती है और नियंत्रण तथा संकलन का कार्य कठिन होता है। इसीलिए व्यवस्था तंत्र में संचालन के स्तर संभव हो उतने कम होने चाहिए। संचालन के मुख्य कितने स्तर होते हैं, 3। अब ये स्तर क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जो व्यवसाय का मेन उच्च अधिकारी होगा वह अपने सभी अधीनस्थों की सीधी देखरेख नहीं रख सकता है, इसीलिए उसे क्या करना पड़ता है, अपने अधिकारों को सौंपना पड़ता है। और इसीलिए संचालन के स्तरों का क्या कर दिया गया है, संचालन के जो स्तर है उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला है उच्च स्तर संचालन, सेकंड है मध्य स्तर संचालन और तीसरा है निम्न स्तर संचालन। तो यहाँ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखिए, उच्च स्तर संचालन में कौन कौन है, संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। सेकंड मध्य स्तर संचालन में कौन है, विभागीय अधिकारी, उत्पादन, क्रय विक्रय या कर्मचारी या वित्त अधिकारी होते हैं। थर्ड में निम्न स्तर संचालन में होते हैं निरीक्षक, जोबर और फोरमैन। सबसे पहले हम देखेंगे उच्च स्तर संचालन। इकाई के संचालन से संबंधित सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को उच्च स्तर के रूप में पहचाना जाता है। संचालन के उच्च स्तर में संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी का समावेश होता है। व्यावसायिक इकाई के महत्वपूर्ण नीति विषय निर्णय लेने का कार्य उच्च स्तर पर केंद्रित होता है। इस स्तर को शिखर स्तर या सर्वोच्च स्तर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन अधिकारी होते हैं जैसे मैनेजर, डायरेक्टर हो गए, संचालक मंडल हो गए, प्रबंधकीय अधिकारी हो गए, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वह इन लोगों के पास में होता है। इनके अब हम देखेंगे कार्य, तो क्या कार्य इन्हें करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो है व्यावसायिक इकाई के जो मुख्य और गौण उद्देश्य होते हैं उसे निश्चित किया जाता है। सेकंड, डायरेक्टर व्यावसायिक इकाई के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड है व्यावसायिक इकाई के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा उनको अधिकार और दायित्वों का विभाजन करना। इकाई के अलग विभागों द्वारा तैयार किए गए अंदाज पत्रों को स्वीकृत करना। भाई जो अलग अलग विभाग होते हैं उनके द्वारा जो अंदाज पत्र बनाए जाते हैं उन अंदाज पत्रों को स्वीकार करना और उसके ऊपर क्या करना, विचार विमर्श करना। कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना और इकाई के साथ जुड़े हुए जो विविध वर्ग होते हैं उनके हितों की रक्षा करना।
दीर्घकालीन आयोजन करके व्यूहात्मक निर्णय लेना, मतलब कि लंबे समय के लिए आयोजन करना और कुछ निर्णय जो लिए जाते हैं वो किस प्रकार लिए जाते हैं, व्यूहात्मक निर्णय लिए जाते हैं। संचालन संबंधी जो जटिल समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करना और कानूनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करना। नेक्स्ट कार्य है व्यावसायिक इकाई की अलग अलग योजनाओं का निर्माण, अमलीकरण और देखरेख का कार्य करना। उसके बाद है लाभ का विभाजन करना, डिविडेंड, आरक्षण, लाभ का पुनः विनियोग से संबंधित कार्य करना। फिर है विविध प्रवृत्तियों से संबंधित रिपोर्ट्स का अध्ययन करके आवश्यक सूचना देना। तो इस प्रकार के सभी कार्य उच्च स्तर संचालन को करने होते हैं। अब हम देखेंगे मध्य स्तर संचालन के कार्य। देखिए मध्य स्तर संचालन, उच्च स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन के बीच की क्या होती है, एक श्रृंखला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण की एक कड़ी के समान होती है, जो दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। एक तो उच्च स्तर संचालन को और एक निम्न स्तर संचालन को जोड़ने का कार्य करती है। इस स्तर पर विभागीय अधिकारी होते हैं, अनुभाग अधिकारी होते हैं और विशेषज्ञों का भी समावेश इसमें होता है, जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय, वित्त, कर्मचारी, हिसाबी अधिकारी। इस स्तर को अधिकारियों के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। इनके मुख्य कार्य हैं मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की ओर से जो भी आदेश प्राप्त होते हैं उन आदेशों और सूचनाओं का पालन करना। भाई उच्च स्तर के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा जो आदेश या सूचनाएं मिली है उनका पालन करना। सेकंड है प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने विभाग का अंदाज पत्र तैयार करके स्वीकृति के लिए किसके पास भेजते हैं, उच्च स्तर के पास में भेजते हैं। थर्ड है लक्ष्य सिद्धि या संबंधी आवश्यक नीति नियम और ढांचे की रचना करना। भाई अब लक्ष्य को पाने के लिए कुछ जो भी नीति नियम या सिद्धांत हैं उनका पालन करना, इससे संबंधित आवश्यक कार्य प्रणाली निश्चित करना, इसका मूल्यांकन करना और इसकी जांच करने के लिए योग्य स्तर या मापदंड तैयार करना। फोर्थ है विभाग की प्रवृत्तियों की कार्यकुशलता और प्रभाव में वृद्धि हो, इससे संबंधित उपाय करना। मतलब कि हर एक विभाग का जो अधिकारी होता है उनका कार्य होता है कि अपने अपने विभाग में जो भी प्रवृत्तियाँ हो रही है वो किस प्रकार से हो, कार्यकुशलतापूर्वक संपन्न हो और उसका असर किस पर दिखाई दे, वृद्धि पर दिखाई दे, है ना। नेक्स्ट है अपने विभाग के कर्मचारियों के उत्साह में लगातार वृद्धि हो ऐसे प्रयत्न करना, अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना और संकलन स्थापित करना। केवल अपने विभाग की न सोचकर अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ क्या करना, सदा संपर्क में रहना और उनके बीच संकलन स्थापित करने का कार्य है। फिर है उप विभागों के कार्यों पर लगातार ध्यान देना। नेक्स्ट कार्य है व्यावसायिक इकाई की क्रियाओं की देखरेख करना, सूचना प्राप्त करना और अर्थघटन करना, मार्गदर्शन देना और उच्च स्तर संचालन के सामने सूचना प्रस्तुत करना। मतलब कि देखिए मध्य स्तर संचालन का कार्य क्या है कि जो भी सूचनाएं मिली है, जो भी आदेश मिला है उसका पालन करना, है ना, उसका सही अर्थ, जो सूचना प्राप्त हुई है सही अर्थघटन करना, जो कर्मचारी उनके अंडर में कार्य कर रहे हैं उनका सही मार्गदर्शन करना और लास्ट में उच्च स्तर संचालन के सामने जो भी सूचना है वह प्रस्तुत करना। लास्ट है उच्च स्तर संचालन को नीति विषयक निर्णय लेने में सहायक होना। इस प्रकार के सभी कार्य मध्य स्तर संचालन को करने होते हैं। तीसरा है निम्न स्तर संचालन। निम्न स्तर संचालन देखोगे संचालन के इस स्तर में कौन बहुत शामिल होता है, निरीक्षक शामिल होते हैं, जॉबर्स या फोरमैन इसमें शामिल होते हैं। इस स्तर को निम्न स्तर या निरीक्षकों का स्तर भी कहते हैं। संचालन के उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों
और नीति के अमलीकरण का कार्य इस स्तर पर होता है, जिससे संचालन के इस स्तर को कार्यकारी स्तर के रूप में भी जाना जाता है। यह स्तर कार्य कर रहे निरीक्षकों के संचालन का प्रतिनिधि है। इस स्तर में संचालन का कार्य अल्प और प्रबंध का कार्य कैसा होता है, अधिक होता है। देखिए यहाँ पर जो भी उच्च स्तर और मध्य स्तर से जो भी आदेश या सूचना मिलती है उसका पालन इनके द्वारा किया जाता है। आगे देखो, इनके कार्य है श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करना। जो भी श्रमिक कार्य करते हैं, जो बस निरीक्षक फॉरमैन का कार्य क्या होता है कि उनका सतत निरीक्षण करते रहना। श्रमिकों में अनुशासन और उत्साह में उनके उत्साह में लगातार वृद्धि हो, ऐसे प्रयत्न हमेशा करते रहना। फिर है अपने विभाग के दैनिक कार्यों का आयोजन करना, कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना। उदाहरण जैसे स्थानांतरण, पदोन्नति और प्रशिक्षण इत्यादि। अपने विभाग के कार्य करने के लिए विभागीय अधिकारियों से सूचनाएं, आदेश और कार्यक्रम प्राप्त करना। भाई जब तक उच्च स्तर मध्य स्तर को सूचना नहीं देगा तो वो कार्य कर पाएगा क्या? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से निम्न स्तर संचालन का कार्य क्या है कि मध्य स्तर संचालन से जब तक आदेश प्राप्त ना हो तब तक, जब आदेश प्राप्त हो तो उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना। नेक्स्ट है यंत्रों की व्यवस्था, यंत्रों की मरम्मत और उसकी सुरक्षा करने का कार्य इसके अंतर्गत आता है। अगला कार्य है श्रमिकों को कार्य करने के लिए साधन सामग्री और जो भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करवाना। कर्मचारियों के योग्य प्रश्नों का उचित समाधान करना। भाई कर्मचारी जब कार्य करते हैं तो उनके सामने कई दिक्कतें आती है, तो उन सभी दिक्कतों का समाधान करना किसका कार्य होता है? जॉबर्स, फॉरमैन या फिर जो निरीक्षक होते हैं उनका कार्य होता है। उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों का अमल करना। निम्न स्तर में होती विविध प्रवृत्तियों जो भी अलग अलग प्रवृत्तियाँ हो रही है उनका विवरण श्रमिकों के सुझाव और शिकायत मध्य स्तर तक पहुँचाना। निम्न स्तर संचालन सबसे निम्न स्तर है, फिर भी कैसा होता है? महत्वपूर्ण होता है। इस स्तर का सफल कार्य अर्थात संगठन के लक्ष्यों की सफल प्राप्ति, जो संपूर्ण संगठन को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले उसका बेस कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, उसका पाया मजबूत होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ निम्न स्तर संचालन अगर मजबूत होगा तो ही क्या किया जा सकता है? उच्च स्तर द्वारा जो भी नीति नियम लागू किए गए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संचालन के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, थैंक यू।